इस वक्त हम हैं अहमदनगर ज़िले में। अहमदनगर दक्षिण की ये सीट, लोकसभा सीट महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चर्चे में और सबकी नज़रें, सबकी निगाहें इसी सीट पर लगी हुई है। इसकी वजह भी खास है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। शुरुआत में कांग्रेस ने सीट एनसीपी से मांगी थी और चाहते थे कि सुजय विखे पाटिल इस सीट से लड़े, लेकिन एनसीपी ने सीट छोड़ने से साफ मना कर दिया था। उसके बाद में सुजय विखे पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से यहाँ पर लड़ रहे हैं। एनसीपी के संग्राम जगताप उनके सामने हैं। फिलहाल चर्चे इस बात के हो रहे हैं कि पिताजी आखिर किसका प्रचार कर रहे हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल कुछ दिनों से अपने बेटे के प्रचार में लगे। उन्होंने कहा है कि वो नगर में अपने बेटे का प्रचार करेंगे, महाराष्ट्र में वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहेंगे। किस तरह से चल रही है कैंपेन, क्या मुद्दे अहमदनगर में है, बात करेंगे हम सुजय विखे पाटिल से। तो हम अहमदनगर दक्षिण की सीट पर है, जिस सीट के सबसे ज़्यादा चर्चे इस वक्त महाराष्ट्र में, और हमारे साथ जिनके चर्चे ज़्यादा है वो सुजय विखे पाटिल खुद है। सुजय, हमें बताइए किस तरह से कैंपेन चल रहा है। सबसे पहले तो ज़्यादा चर्चे कॉन्स्टिट्यूएंसी के विषय से ज़्यादा आपके पिताजी के, पार्टी के, इन सब चीज़ों के ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं। राजनीति में चर्चे कुछ भी हो, चर्चे में नाम रहना चाहिए यही पॉलिसी रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्चुअली हाइप हो गई ये कॉन्स्टिट्यूंसी, और ऐसा लग रहा है कि 48 जगहों पे 47 अनअपोज जीत गए हैं और सिर्फ एक ही जगह पे लोकसभा चल रही है। जिस तरीके से इसको कवरेज मिल रहा है, बट ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। अभी पर्सनल वॉर या पर्सनल कमेंट्स चलते रहते हैं पॉलिटिक्स में। तो मेरे को लगता है कि ये अभी काफ़ी पुरानी बात हो गई है, जब एक नाम पे या एक फैमिली इशू पे चर्चा चल रही है। अभी आई थिंक द एजेंडा डेवलपमेंट का होना चाहिए, और डेवलपमेंट के एजेंडे पे इलेक्शन लड़ा जाता है, ना कि मैं किसका बेटा हूँ, मेरे फादर कौन सी पार्टी के हैं। लोगों को ये समझाना ज़रूरी है, और वो समझाने में मैं शायद सक्सेसफुल रहूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और नॉन पॉलिटिकली भी मैं पिछले 5 साल में खुद के एक्सपीरियंस से और खुद के एजुकेशन का यूज़ मैंने समाज के लिए किस तरीके से किया है, ये मेरी जिम्मेदारी है लोगों को मैं बताऊँ। और फाइनली मैं कितना भी बोलूँ, कितना भाषण करूँ और कितनी भी इस जगह की चर्चा हो, लोग ही डिसाइड करेंगे मेरे ख्याल से 23 अप्रैल को किसको वोट डालना, और 23 मई को हम सबको मालूम चलेगा। अहमदनगर में मुख्य तौर पर किसानों से जुड़े मुद्दे चर्चा में रहे, लेकिन प्रचार में क्या मुद्दे हैं सुजय विखे पाटिल से जानते हैं। आपने अपने भाषण में भी हमने सुना कि किसानों के मुद्दे पर ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, लेकिन जिस तरह से चुनाव का प्रचार देश भर में चल रहा है, क्या लगता है ये मुद्दे दिख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो विकास के मुद्दों पे होनी चाहिए। मेरा लोगों को यही कहना है कि लोकसभा में 543 एमपीज़ हैं और 2 ऑब्वियसली नॉमिनेटेड हैं। तो उसमें अगर 48 एमपीज़ महाराष्ट्र से हैं, तो 47 की पहचान ये उनकी पार्टी से होती है। ये एनसीपी से है, ये कांग्रेस से है, ये बीजेपी से है। तो मैं जितना बीजेपी की मेरी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतनी ही पहचान एक फार्मर का एमपी है, या फार्मर की बात रखना या किसानों की बात रखने वाला ये एमपी है। वैसे भी वो भी पहचान बनाना ज़रूरी है, और मेरी इमेज पार्टी लाइन्स पे है ही, लेकिन पार्टी में रहते हुए फार्मर्स के या किसानों के हित में जो निर्णय होने वाले हैं, वो लेने के लिए सरकार को भी, हम लोगों ने सरकार के बीच में रह के उस चीज़ को, सरकार को हमको गाइडलाइन देना चाहिए, या हमको सरकार के सामने किसानों की बात रखनी चाहिए। तो ऐसी भूमिका हम लोग ले। आप बतौर एक युवा राजनेता आप है, जब आपने पार्टी ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी, तो आपने कहा था कि जिस तरह से निर्णय लिए गए, विशेषकर पुलवामा हमले के बाद में, तो क्या लगता है ये मुद्दा यहाँ पर है? गाँव जब आप जाते हैं, गाँव के लोगों से मिलते हैं, तो लगता है उनमें पुलवामा के इशू के बारे में चर्चा है, जब वो रेजोनेट करता है इशू लोगों के साथ? 100%। अरे, जो हिंदुस्तानी है वो गांव में है, शहर में, कहीं भी है, सबसे पहले हर इंसान के लिए अपना देश पहले आता है, और देश की सुरक्षिता के मामले में
डेफिनेटली ये एक मुद्दा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी मुद्दे पे इलेक्शन होगा, वो मुद्दा हो गया, उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितने स्ट्रांगली एक्ट कर सकते हैं, उन्होंने अपनी बात रख ली। अब उसके आगे भी हमको जाना है, वी कांट जस्ट बी, हम लोग उसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करके वोट नहीं मांग रहे। इसलिए मैंने अपने भाषण में अभी देखा, कभी भी उसका जिक्र नहीं किया मैंने। एक चीज़ कहते हैं हमेशा कि फिर अभी आपने भाषण में कही कि मैं पार्टी को कम देखता हूँ, लोगों के हित को ज़्यादा। तो क्या कहीं कल ये ना हो कि आपको पार्टी से फिर से नाराज़गी सोचे और फिर आप अपने पुराने घर वापस आए या घर वापसी कर ले? नहीं नहीं, मैंने कहा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बोला कि जितना मैं पार्टी का हूँ, लेकिन मेरा पहली जिम्मेवारी बनती है कि मैं किसानों की बात रखूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पार्टी छोड़ूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन के मैं ये सोचता हूं कि प्रधान नरेंद्र जी मोदी है, जिन्होंने पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे रैली ली थी, मैंने जो उनको बातें बोली थी वो काफ़ी उन्होंने अपने भाषण में बोली है। आप गवर्नमेंट में रह के उसका हिस्सा बन के भी किसानों के हित में डिसीजंस लेने के लिए उनको प्रवृत्त कर सकते हैं, और वही मेरी कोशिश रहेगी। हाँ, हालांकि अगर मैं सोचूं कि मैं पार्टी में रह के और एमपी अगर बनता हूं और वहाँ पे पावर में आता हूं, और अगर मैं किसानों के हक में इंसाफ नहीं कर पाया, जो मैंने उनको वायदे किए वो पूरे नहीं कर पाया, तो मैं पार्टी में रहूँगा, लेकिन फिर इलेक्शन अगेन नहीं लड़ूंगा। क्योंकि अगर मैं एमपी बन के कुछ नहीं कर पा रहा तो फिर उस पोस्ट को शायद कोई और अच्छा दावेदार रहे जो ये सब मसले सुलझा सके। अहमदनगर लोकसभा सीट का चुनाव इसलिए अहम नहीं है क्योंकि विखे पाटिल परिवार से जुड़ा है या फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल ये भी है इस चुनाव पर, इसलिए लोगों की नज़रें गड़ी है। इस चुनाव के रिजल्ट से ये भी पता चलेगा कि लोग आखिर पार्टी बदलने वाले उम्मीदवारों को देखते हैं, उनकी पार्टी को देखते हैं, या फिर असलियत में विकास के मुद्दे को। कैमरामैन वैभव कनूरकर के साथ कमलेश सुतार, अहमदनगर, आज तक।